नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो राजनीति की धारा में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की धारा में लंबे समय तक अपने एक ख़ास स्थान के साथ तो आगे बढ़ते ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार में एक अहम पोर्टफोलियो कैबिनेट में उनके साथ रहा, जो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट्स में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एजुकेशन, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, शिक्षा भारतीय जनता पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट्स के लिए एक बहुत ही अहम स्थान रखता है, क्योंकि पार्टी की रीति नीति और आइडियोलॉजी में ये माना जाता है कि शिक्षा व्यक्तित्व और चरित्र में परिवर्तन का एक बड़ा कारण और कारक होती है। और ये सत्य बात है। वो बहुत सहज राजनेता हैं। कई बार उनकी सहजता को शायद समझने में कुछ त्रुटि भी होती है। वो बिल्कुल एक देशज परिवेश से आते हैं, बनावट से अपने को दूर रखते हैं, जो बातें हैं सहज रूप से कहना और सुनना पसंद करते हैं। और निश्चित तौर पर इसके अपने फ़ायदे भी हैं और कई बार कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं, लेकिन वो इसकी परवाह कभी करते नहीं हैं। तो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ हैं, जिनसे आज हम इस कार्यक्रम में अलग अलग मुद्दों पर शिक्षा से जुड़े बात करेंगे। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। सबसे पहले तो यही कि परीक्षाओं का मौसम है, आपकी तैयारियां चली रही हैं, तमाम बातें हुई, कुछ चुनौतियां भी सामने आईं, कुछ आपने विधानसभा में भी ये बात कही और विधानसभा के बाहर भी कही कि कुछ संगठित लोगों ने कुछ गिरोह जैसी एक रणनीति या षड्यंत्र बनाकर डिफेम करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की। तो कहाँ तक आपकी तफ्तीश और जांच पहुंची, और ये बदनाम करने की कोशिश क्यों? क्योंकि ये बड़ा अपराध है। हमने सबसे पहले तय किया कि भाई आखिर में 10वीं का रिजल्ट कमज़ोर क्यों रहता है, आखिर में 12वीं का रिजल्ट कमज़ोर क्यों रहता है। तो बहुत सारे विषय उसमें आए, ध्यान में आए। एक तो ये आया कि पहले जो आरटी ने जो प्रावधान कर दिया था जी कि भाई 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं करना, प्राइवेट सेक्टर के सब लोग 9th तक कोई पूछताछ करने वाला नहीं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। 10वीं का एकदम रिजल्ट डाउन होता था। फिर उसमें से आया कि भाई शिक्षक पढ़ाने में कमज़ोर होंगे, तो 40% से कम जिन शिक्षकों के जो कक्षाओं के विषय के रिजल्ट आया है, कम अंक आए हैं विद्यार्थियों को, उनको हमने कहा कि भाई हमारे शिक्षक को भी अपडेट करने की ज़रूरत है। तो आप देखोगे कि बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक एक परीक्षा ली, उनको विद्यार्थियों से हम परीक्षा लेने का काम कराते हैं, वैसे बगैर किताब के। शिक्षकों को ओपन बुक सिस्टम से हमने परीक्षा ले ली, बड़ी संख्या में लोग फेल हो जाते हैं। 16 शिक्षकों पर एक बार हमने बर्खास्त करने की भी कार्रवाई की। बाद में कोरोना का कारण हमने चिन्हित कर लिए थे, लेकिन उस कार्रवाई को हमने आगे नहीं बढ़ाया। पर बड़ी संख्या में लोग थे, मतलब आपको आश्चर्य होगा कि कई विषय में कई शिक्षकों को 0 अंक आए थे। अब जिनको 33% अंक नहीं ला सकते हैं, वो शिक्षक हमारे बच्चों को कितना सिखाने का काम में सहयोगी बन सकेंगे। और इसलिए फिर तय किया कि भाई 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में भी हम थोड़ा कठोरता लाएंगे और शिक्षकों को भी जवाबदारी तय करेंगे। उसमें से एक ये जो इस साल की जो परीक्षाओं के समय ध्यान में आया कि लोगों ने कई झूठे प्रश्न पत्रों को वायरल करने की कोशिश की, जांच में वो सही नहीं पाए गए, और यहाँ तक कि उनको उन्हीं जो झूठे प्रश्न पत्र थे उनको वायरल किया और वो भी बिके बाजार में। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसा ग्रोह बन करके एक अफवाह फैलाने की रात में 1 बजे 2 बजे हमारे पास भी डालता था, ताकि हम कुछ न कुछ बोलें, जवाब दें। लेकिन हमने उसकी बजाय, जवाब देने की बजाय, पहले हमारे सिस्टम को ठीक करने का काम किया। हमने मिलान किया, मैंने खुद रात को 2 बजे मिलान करवाया कि ये प्रश्न पत्र क्या इस साल का है क्या, तो ध्यान में आया पिछले साल का है, क्योंकि उसमें कोड पिछले साल का डाला था, इस साल का कोड दूसरा था। वो जो भेज रहा था वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए वो समझ नहीं पा रहा था, माइंड गेम खेल रहा था वो लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि इनके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे समझ लेंगे। हमने रात में संतुष्ट होकर सो गए कि अपना पेपर नहीं है। लेकिन जो सुबह जो हमने कहा था विद्यार्थियों को कि भाई आप 8 बजे अपने स्कूल में पहुंच जाओ, 8:30 बजे का तो हमने कहा था भाई आप प्रवेश पत्र पे लिख दिया था कि 8:30 बजे विद्यार्थी को अपने परीक्षा रूम में अंदर बैठना है। अब हमारे जो प्रश्न पत्र सब
पुलिस चौकियों में रखे थे, थानों में रखे थे। वहाँ से किसी स्कूल के पहुँचने की टाइम 10 मिनट है, किसी का 20 मिनट है, किसी का आधा घंटा है, किसी का 1 घंटा भी है, क्योंकि 20 मिनट 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तो स्वाभाविक रूप से लग जाता था। अब इसमें शुरुआत में जो लोगों ने कहा कि वायरल हुए हैं, जब हमने उसका टाइम देखा तो पहले दिन का 8:34 पर था, दूसरे दिन का 8:36 पर था, फिर एक दिन का प्रश्न जो वायरल हुआ वो 8:24 का था, एक दिन का यानी 2 दिन लगातार 8:47 का था जी। अब हमारा बच्चा 8 बजे कैंपस में आ चुका है, 8:30 बजे वो अंदर बैठ चुका है, उसके बाद जो अपने केंद्रों में पेपर खोले गए स्ट्रांग रूम में, वहाँ से किसी ने धोखे से, वो भी गलती है, वहाँ मोबाइल पे रोक का हमने निर्देश जारी किए थे। हाँ। सब शिक्षकों को, सारे स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी एक जगह मोबाइल रखना था। वो कैसे ले गया, वो केंद्राध्यक्ष की कमजोरी मानी हमने, केंद्राध्यक्ष के ऊपर एफआईआर की। फिर जिसमें उसमें दो दूसरे लोग दोषी थे, किसी का मोबाइल था तो किसी ने फोटोकॉपी में मदद की, सब पर पहली बार शिक्षकों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। अभी तक नकल पर रोक लगने की कार्रवाई होती थी, लेकिन विद्यार्थियों पर कार्रवाई होती थी। पहली बार ऐसा है कि हमने उस गोपनीयता भंग के लिए शिक्षकों को और स्टाफ को दोषी माना और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ा काम मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ। एक दमोह में, जिसको वहाँ के गिरोह का सरगोना पुलिस ने बताया है, हमारे जो लोग ड्यूटी पे लगे थे सबके साथ लगातार संपर्क में हो, सीएम राइस के प्रिंसिपल के साथ, हमारे केंद्राध्यक्षों के साथ में, वो सब जब कॉल डिटेल निकली पूरी तो वो उसके पास प्रश्न पत्र पहुंचा है। ठीक है, पहुंचा 8:30 बजे बाद है, लेकिन उसका मतलब वो, और उसने फिर सब दूर भेजने का काम किया, उसको गिरफ्तार किया है, वो जेल में है। आप किस तरह से आप देखते हैं कि, क्योंकि एक समय ऐसा भी था, मध्य प्रदेश का नाम बहुत ख़राब था, अभी भी हमको बहुत बेहतर होना है, लेकिन झोला छाप स्कूल चलते थे ग्वालियर चंबल अंचल में, झोले में परमिशन रहती थी, वहाँ आप मौके पे जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता था। इन सारी चीज़ों से जब आप उबरते हैं तो एक माफिया खड़ा हो जाता है, जो स्कूल शिक्षा मंत्री को भी चुनौती देगा, तंत्र को भी चुनौती देगा, और विद्यार्थियों को यही कहेगा कि तुम्हारी तो फटाफट हम पास करा देंगे, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में हमने लगातार जो प्रयास किए हैं, और इस बार भी हमने भिंड में भी, जिस क्षेत्र में लोग पहले कहते थे बहुत नकल होती है, ऐसे क्षेत्रों में भी हमने बहुत सख्ती के साथ में काम किया है। उसके कारण कई बार बड़ी बेचैनी हुई। पिछली बार तो हमने जो कोचिंग सेंटर वाले लोग थे उनको परीक्षा के समय थानों में बिठवा दिए थे, हमारे कलेक्टर ने, विरोध भी किया लोगों ने। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं उनका समग्र मूल्यांकन होना चाहिए, ईमानदारी के साथ मूल्यांकन होना चाहिए, और शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा उसकी वो बनी रहना चाहिए, क्योंकि बगैर गुणवत्ता के हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जब पूरे देश भर के कंपटीशन में हमारा बच्चा जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए सावधानी के साथ में ये बहुत आवश्यक है। और जो लोग ये सोचते हैं, क्योंकि अब तो केवल ये जो परीक्षा बेस सब कुछ नहीं है, ठीक है, आपने परीक्षा दे दी, हो सकता था 4 अंक ज़्यादा ले आए, लेकिन आपको दूसरे क्षेत्र में कंपटीशन जाना तो वहाँ फिर दूसरी परीक्षा फेस करना, वहाँ क्या करोगे? वहाँ क्या करोगे? इसलिए लोगों का एक भ्रम है कि हम इसके द्वारा कुछ प्राप्त कर लेंगे। बेसिकली अपने देश की शिक्षा नीति जो अंग्रेजों ने चलाई थी और आज़ादी के 75 साल बाद तक भी देश ने झेली है, इसमें यही बड़ी कमजोरी थी कि लोग वर्ष भर में एक बार जैसे तैसे करके अंक प्राप्त कर लें। और इसलिए नई शिक्षा नीति जो कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो वर्ष भर की गतिविधि, वर्ष भर क्या उसकी मेहनत, इसलिए सतत मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन, इन बातों को समावेश किया गया है। और इसलिए हमने, आप देखोगे कि इस बार जब हमने त्रैमासिक परीक्षा ली है, 6 मासिक परीक्षा ली है, वार्षिक परीक्षा ली है, सबका अंक जोड़ रहे हैं, उसके अंक फिक्स करे हमने। 10वीं में भी फिर जो जिन विषयों में प्रैक्टिकल है उनका प्रैक्टिकल जोड़े हैं 10वीं की कक्षाओं में भी, और जिसमें प्रैक्टिकल का नहीं उसमें प्रोजेक्ट जोड़ा है, सबके अंक निर्धारित करें हैं। और साल भर के उसके आधार पर बच्चे का आकलन होना चाहिए, सतत और समग्र आकलन। ये करने की हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया उसको करने का काम कर रहे हैं। हमने बैतूल में, हमने खरगोन में जो नकल कराने वाले गिरोह थे उन पे भी कार्रवाई की, उनके खिलाफ भी एफआईआर की, शिक्षक निकले हैं। मतलब, और एक प्रकार से फिर भी मैं समझता हूँ कि
जिस पवित्रता के साथ में हमारे शिक्षकों को ईमानदारी से परीक्षा संपन्न कराना था, इसमें जो भी उन्होंने गोपनीयता भंग करने की कोशिश की जाने अनजाने में, जैसे भी, उनके कारण से उनके प्रति, खुद के प्रति ही समाज में श्रद्धा कम हुई है। हाँ, सही मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ठीक बात। हमारे कलेक्टरों ने जब कहा कि भाई प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, आपको आश्चर्य होगा कि कई स्कूलों में पटवारी हमारे शिक्षकों का अधिकारी बनकर वहाँ गए। अब पटवारी के बारे में आप सब जानते हैं, शिक्षक का स्थान मेरे मत में, या मैं जो सोचता हूँ, चाहे वो कलेक्टर होंगे उससे भी बड़ा स्थान शिक्षक का होता है हमारे समाज की परंपरा। ठीक बात, वो होना चाहिए था, लेकिन शिक्षकों ने अपने तथाकथित जो शिक्षक है उन्होंने अपने आचरण से अपने उस सम्मान को नीचे करने का काम किया है। ये हम चुनौती के रूप में देखते हैं और ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे कि शायद किसी को यह अवसर नहीं मिलेगा कि अब पेपर विद्यार्थी भी बाहर लेकर आए। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब जो विद्यार्थी बैठेगा नहीं जी, वो भी शायद हमको ये निर्णय करना पड़ेगा कि उसको भी हम पता ना चले, वहाँ लिखवा ले और जाए। हाँ, वाह, बहुत अच्छी बात है। इस बार का जो बजट है आपका, उसमें 10% की बढ़ोतरी, करीब करीब 38,000 करोड़ से अधिक का आपका बजट है। सीएम राइज स्कूल और प्रधानमंत्री श्री, ये दो बड़े रिवोल्यूशनरी, बड़े क्रांतिकारी आपकी अवधारणा है इन दोनों। तो सीएम राइज स्कूल पायलट प्रोजेक्ट आपने शुरू कर दिए हैं, भोपाल संभाग के ज़िले भी उसमें शामिल हैं। सीएम राइज स्कूल में नई शिक्षा नीति का पूरा गाइडलाइन तो होगी ही, लेकिन और आप किस तरह से, जो मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ कि आप बहुत चिंतित हैं इसको लेकर कि शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों का लेवल और शिक्षकों का अध्यापन का स्तर सब समन्वित रूप से आगे बढ़े, विद्यार्थी की योग्यता, शिक्षक का पढ़ाने का स्तर और स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर। पुराने जितने हमारे स्कूल के भवन थे उनकी मरम्मत, देख रेख के लिए कोई पैसा नहीं जाता था। पिछले साल भी 456 करोड़ रुपए हमने दिए, बजट में प्रावधान किया और स्कूलों को राशि 3-3 लाख रुपए की राशि दे करके उनकी पुताई, रंगाई, टॉयलेट देखना, ये देखना, उनको चमकाने का काम करा। इस साल फिर हमने 456 करोड़ का प्रावधान किया है। अब इस साल हमारे सब स्कूलों को हम एक प्रकार से रंगाई पुताई करके एक नए लुक में दिखाने का काम कर देंगे, क्योंकि वातावरण ऐसा होना चाहिए परिसर का कि बच्चों को उत्सुकता बने, छात्र के मन में उत्सुकता हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, दिखने में अच्छा हो, वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हो, उस काम का किया। हमने लगातार फर्नीचर देने का भी काम कर रहे हैं और इसलिए बदलाव की जो चुनौतियाँ थी उनको हम फेस करते जा रहे हैं और आगे बढ़ने का काम करते जा रहे हैं कि उनका निराकरण हो, समस्या का निदान होता जाए। सीएम राइज और पीएम श्री जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि भाई अच्छे विद्यालय बनाना। तो मैं तो इसको इस रूप में देखता हूँ कि हमारे छोटे स्थान का बच्चा किसी अपने अभिभावक के साथ निकलता है 3 साल की उम्र का, और अपने पिता से बेटी होती साथ में, बेटी पूछती है कि पापा ये क्या है बिल्डिंग देख करके, तो बेटा पिताजी कहता है उत्सुकता के साथ कि बेटी ये स्कूल है। फिर बेटी प्रश्न करती है कि पिताजी क्या मैं इसमें पढ़ सकती हूँ? पिताजी जवाब बंद, कोई आवाज़ नहीं निकलती। फिर वो आग्रह करती, जिद करती है, बार बार जिद करने पर वो बाप निराश होकर के, पिता निराश होकर के बेटी को जवाब देता है कि बेटी अपन इसमें नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि अपन गरीब है। और देश के प्रधानमंत्री ने उस गरीब की पीड़ा को, उस मध्यम वर्ग के व्यक्ति की पीड़ा को समझा कि एक व्यक्ति की बेटी में योग्यता है, बेटे में योग्यता है, फिर भी वो उसके स्वप्न साकार करने में मददगार नहीं होता है। उस पीड़ा को समझ करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हमने कदम उठाए, जैसी प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी उसको पूरा करने का संकल्प लिया। और मैं सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि मध्य प्रदेश में वो काम मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को मिला। गरीब का बेटा भी अच्छे विद्यालय में पढ़ सकता है, गरीब की बेटी भी अपने सपनों को साकार कर सकती है, अच्छा स्ट्रक्चर के साथ है, अधोसंरचना के साथ में, अच्छे खेल के मैदान के साथ में, लैब, लाइब्रेरी, सर्व सुविधायुक्त विद्यालय कोई हो सकता है क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को? तो स्वप्न हम पूरा करने का काम मध्य प्रदेश की धरती पे सीएम राइज योजना के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। स्कूलों में ये जो गुणवत्ता का सुधार और इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के अनुरूप कम समय में ही उनको रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान किया जाए,
इसके लिए किस तरह से आप देखिए, आगे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आया है, हाँ जी, 1-2-3 साल का, पहली के पहले का, उस कॉन्सेप्ट को हमने एनसीएफ जारी हो गया भारत सरकार का, हम एससीएफ पर हमारा काम चल रहा है, जल्दी उसके कंटेंट सारे हमारे तैयार हो जाएंगे। हमने इस साल ये तय किया है कि भाई मध्य प्रदेश में जो बाल वाटिका का 3 साल का स्वरूप है, 1-2-3 भारत सरकार ने कहा है, हमने मध्य प्रदेश में उसको कहा है, पहली साल को अरुण, दूसरे को उदय और तीसरे को प्रभात। अरुण, उदय और प्रभात 3 साल इस नाम से जाने जाएंगे, जिसमें से पहला साल जो है वो इसी साल से हम जो 1 साल एक परिसर के विद्यालय होंगे उसमें हम उसको लागू कर देंगे। अभी सभी स्कूलों में हम एकदम लागू नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहली से जो 12वीं तक विद्यालय है, क्योंकि बाल वाटिका उसी में आएगी, तो हम बाल वाटिका का पहला साल करेंगे, फिर वही बच्चे दूसरे साल में जाएंगे, वही बच्चे ऊपर तीसरे साल में जाएंगे, फिर वो पहली में जाएंगे, ऐसा क्रम रहेगा। वो प्रकार से लागू करने की प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा 6ठी से कही है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे 6ठी का बच्चा व्यावसायिक शिक्षा में क्या करेगा? देखिए, भारत के समाज में गांव में अपना स्किल है जो आज लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन परंपरागत रूप से स्किल चलता है। मैं बताता हूं आपको, जैसे हमारे प्रजापति समाज के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे जी। कोई उनके पास ट्रेनर नहीं होता था, परिवार के संस्कार से बनाने का काम करते थे। चटाई बनाने का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, और ये ऐसे कई सारे स्किल्स जो है वो समाज में विद्यमान है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि हमारे बच्चे को कई सारे स्किल दिखाओ ताकि उसकी रुचि समझ में आएगी। भाई जैसे उसके हाथ में हुनर है, उसको हमने कुछ पेंटिंग का सामान दे दिया, ठीक बात है, उसके प्रति वो आकर्षित हो रहा है क्या? शुरू में ही बच्चा, यदि कोई अपने घर में ही परिवार में रहता है बच्चा, तो हम घर वाले जानते हैं बच्चा रिमोट उठाएगा कि मोबाइल उठाएगा कि कांच का गिलास उठाएगा। सही बात है जी। ये घर के लोग सब जानते हैं, यानी बच्चे के बारे में, ये दूध पीता है नहीं पीता है, चाय पीता है नहीं पीता है, ये मस्ती करता है नहीं करता है, नए आदमी के साथ नहीं हंसेगा लेकिन घर में खूब मस्ती करेगा। घर वाले उसके बारे में एक प्रकार से पूरा आकलन समझते हैं। ऐसा हमारे शिक्षक भी जब बच्चा 6ठी क्लास में जाएगा तब तक उसके बारे में समग्र मूल्यांकन उसका समझ जाएंगे, बच्चे की एक एक आदत से परिचित हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का जो एक बहुत ही बड़ा स्वरूप है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, और हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ, हमारा परिवेश, ये भी एक हमेशा सुझाव भी आता है और शिकायत भी आती है कि ये हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं झलकता। अमरकंटक या किस तरह की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन से शासक हैं, हमारी किस तरह की परंपराएं हैं। जैसे गणगौर निमाड़ में बहुत उसकी धूम रहती है, लेकिन भोपाल में लोग मुझसे ही पूछते हैं कि गणगौर क्या है, कहाँ का पर्व है ये। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरह से हम समाहित करें अपनी शिक्षा प्रणाली? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही कह रही है कि देश की भी सांस्कृतिक विरासत और अपने अपने राज्य, अपने अपने क्षेत्र की जो विशेषताएं उनको पाठों में सम्मिलित करो, चाहे वहाँ के महापुरुष हो, चाहे वहाँ का समाज की विभिन्न प्रकार की जो रहने की परंपरा है उनको सम्मिलित करो। आज हम देखते हैं, देखिए कि भारत के मध्य में रहने वाला, मैंने मध्य प्रदेश का ट्राइबल समाज का जी गौरवशाली इतिहास, आज़ादी के आंदोलन में से समाज से किसी भी रूप में 19 नहीं, ठीक बात है, बराबर से भी कुछ ऊपर आएगा यदि हम आकलन करेंगे तो, लेकिन उन महापुरुषों का उल्लेख नहीं था। इसलिए अब नई शिक्षा नीति में हमने तय किया है कि ऐसे सब उन संस्कृतियों को, उन विशेषताओं को, जो हमारी विरासत है उनको, हमारी नदियों को, हमारे पहाड़ों को, हमारी प्राकृतिक जो संपदा है उसको भी हम अपनी शिक्षा में सम्मिलित करने जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग, भाई उत्तराखंड की बात करेंगे तो पहाड़ की चर्चा करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वनांचल की भी बात करेगा, ठीक, अमरकंटक की भी बात करेगा, उज्जैन के गौरवशाली इतिहास की भी बात करेगा। ये नई शिक्षा नीति में कैसे उसको सेट देना, गाइडलाइन भारत सरकार की तय हो गई है। अब राज्यों को उस पर काम करना है, हम बहुत तेज गति के साथ उस पर काम आगे बढ़ाने वाले हैं। राजनीतिक प्रश्न है मेरा, आखिरी प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। 2023 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प चुनाव है इस बार का, कि जिसमें 2 सरकारों के कामकाज पर जनता विचार करेगी। एक
13-14 महीने की कांग्रेस की सरकार और करीब करीब 3.5 साल की बीजेपी की सरकार। दोनों के अपने अपने दावे हैं और 2018 का नतीजा भी सामने है। बहुत ही कड़ी और बहुत ही नज़दीकी मुकाबले में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। इस बार अगर आप ये दावा जो जाहिर तौर पे आप करेंगे ही कि हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं 5वीं बार, तो उसका आधार क्या है, क्या लगता है आपको कि क्यों बीजेपी अगर ये दावा करती है बार बार कि वो सरकार बना रही है मध्य प्रदेश में, तो क्यों? देखिए, हमने अभी जब विकास यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में निकाली थी, हमने 2003 के पहले के मध्य प्रदेश का चित्र लोगों को बताने का काम किया है और 2003 से लेके 2023 तक मध्य प्रदेश किस किस क्षेत्र में बदला है, कैसे कैसे बदला है। हमने बिजली को लेकर बात कही, हमने सिंचाई के साधन बढ़ाने के लेकर के बात कही, हमने सड़कों को लेकर के बात कही और एक बदला हुआ मध्य प्रदेश बनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बड़ा योगदान है। ये सब जनता के सामने हमने कही है। बीच के कालखंड में जो 1.25 साल की सरकार आई थी, उनके हमने वादे बताए हैं। चाहे वो बेरोजगारों को कहा होगा कि भाई 4,000 रुपये महीने हम आपको भत्ता देंगे, चाहे हमने किसानों को उन्होंने कहा कि भाई हम 2 लाख तक का सभी बैंकों का कर्ज माफ़ करेंगे। बदलते बदलते वो कई क्षेत्र में तो 40-50 हज़ार तक भी नहीं पहुंचा और कुछ जगह उन्होंने किया है तो एक प्रकार से महात्मा गांधी के उस राम राज्य के स्वप्न को धिक्कारने का काम किया है, उसको धुतकारा है उन्होंने। महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही थी और कांग्रेस को राम राज्य में, क्योंकि महात्मा गांधी के राम राज्य का अनुसरण उनको करना चाहिए था कांग्रेस को, उन्होंने भेदभावपूर्ण सत्ता चलाई, पहले भी चलाई और 1.25 साल की सरकार में भी वही चलाई। भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, हमने घर बनाने में नीति बनाई। हमको वोट दिया ही नहीं दिया, लेकिन उसका घर बन रहा है। हमको किसी धर्म से नहीं जोड़ा हमने उस योजनाओं को, वो सबके लिए लागू की, गरीब है ना गरीब, बगैर भेदभाव किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, आप देखोगे कि 1.25 साल की सरकार में कर्ज माफ़ी में भेदभाव किया। छांटे गए कि भाजपा को वोट देता है, कांग्रेस को वोट देता, कांग्रेस वाले का काम कर दो। भारतीय जनता पार्टी, हम जब 1.25 साल की सरकार में हमारे क्षेत्र के साथ एक भी विकास काम उन्होंने देने का काम नहीं किया और हमने सीएम राइस स्कूल दिए, सब दूर दिए बगैर भेदभाव के। हम, जनता हमारी है, जनता ने हम पर विश्वास किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब जो 3-3.5 साल का जो काम है, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य, पहले लोग शिक्षा स्वास्थ्य पे भाषण नहीं देते थे, आज हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही पूरा भाषण पूरा हो जाता है। कोरोना का जो संकट था, उसके बाद जो बदलाव किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिस प्रकार से यहाँ 200 चरण और उसकी सुविधा देने के लिए सहायता प्रदान की राज्यों को, मध्य प्रदेश ने उन सब को आगे बढ़ करके पूर्ण करना। और दूसरी बात यह है कि हमने विकास यात्राओं में नीचे तक जो संवाद किया है, हितग्राही मूलक योजनाएं, संबल में नाम जोड़ना, आयुष्मान कार्ड में नाम छूटे थे उनको जोड़ना, हमने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 83 लाख नए नाम जोड़ने का काम किया है। और अभी विकास यात्रा में और भी जो छुटपुट आवेदन आए, उनका भी वही निराकरण किया है। मतलब चौपाल लगी है, कोई 500 लोग थे, कहीं 300 लोग थे, कहीं 200 लोग थे, कहीं 1000 लोग भी थे, और ऐसी चौपालों में हमने निराकरण किया है, सबके प्रश्नों का समाधान किया है। और लोग अब केवल गाँव को एक तरफ से जोड़ने की मांग नहीं करते हैं। लोग तो अब कहते हैं साहब हमारे इधर से भी रोड जोड़ दो, इधर से भी रोड जोड़ दो, इधर से। अधिकांश गांव 2-2 तरफ जुड़ने के बाद और मांग आती है कि हमें इस तरफ से और जोड़ दो। तो जनता भी जो करता है उसी से मांग करती है और उत्सुकता भी बढ़ती है कि खुशी होती है कि आज लोग रोड की मांग करते हैं, नहीं तो अटल जी के पहले कोई रोड की मांग नहीं करता था। वो अपने व्यापार व्यवसाय के लिए भी जुड़ना चाहते हैं अधिक से अधिक कस्बों से और शहरों से। विकास यात्रा का ये मैं ख़त्म करूंगा इस प्रश्न के साथ। विकास यात्रा को लेकर इसमें कितनी सच्चाई है कि ये भी माना गया कि पार्टी के लिए ये फीडबैक की भी यात्रा रही, आपको एक लोगों से मैसेज भी मिला, कहाँ काम कच्चा हुआ है, थोड़ा वहाँ और मजबूती की ज़रूरत है, किस जनप्रतिनिधि को लेकर थोड़ा सा मिजाज जनता का अच्छा नहीं है, इसकी भी एक यात्रा रही। कि सामान्यतः पूरी पार्टी और सभी जनप्रतिनिधि साथ में जाते हैं, पार्टी की भी सहयोग था, सरकार का कार्यक्रम था, और इसलिए जनता के साथ में सीधा सीधा जुड़ना और उनको जो जिसमें जो पात्र व्यक्ति है
उसको उसकी योजना का लाभ दिलाने हमने लक्ष्य रखा था। इसलिए हमने भगदड़ नहीं करी। किसी गांव में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक भी रुक करके उनका संतुष्टि करने की पूरी कोशिश की। जो काम वहाँ हो सकते हैं वहाँ, जो सरकार स्तर पर होंगे या जिसका बजट में प्रावधान करना होगा उसको सरकार को भेजने का काम किया, ताकि आगे आने वाले समय में पाइपलाइन में जुड़ हो जाए और पाइपलाइन में डल जाए तो वो काम उनको भविष्य में गाँव की मांग है उसकी हम पूरी कर दें। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सतत काम करने वाला संगठन है। भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा जाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि जनप्रतिनिधि को जनता सीधे वोट देती है, इसलिए उनको भी जनता के बीच में हमेशा जाना चाहिए। व्यक्तिगत कार्यक्रमों में जाते ही हैं, लेकिन सरकार लेकर साथ गए, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों के समाधान करने का काम किया है। ये बात भी ध्यान में आया है कि भी और हमें क्या करना है, कहाँ हमें और काम करने की आवश्यकता है। ये निश्चित रूप से इससे फीडबैक मिला है और अपेक्षा भी मुख्यमंत्री जी की यही थी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास व्यक्तित्व को लेकर आपसे मिलेंगे।